नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी ऑनलाइन क्लास में अध्याय 4 विद्युत धारिता, हमने पूर्व की कक्षाओं में हम इसके 4 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज के भाग में हम 5वां भाग पढ़ रहे हैं और यह भाग इस चैप्टर का अंतिम भाग रहेगा। इस भाग में हम सबसे पहला हेडिंग ले रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। हम इस चैप्टर में संधारित्र का अध्ययन कर रहे थे और संधारित्र के अंदर हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी और वो आई थी C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D। ये हमें धारिता ज्ञात की थी। उसके बाद में हमने इसी चैप्टर में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जाओं का भी परिकलन किया है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के 3 फॉर्मूले निकले थे। पहला फॉर्मूला निकला था Q² बटा 2C। दूसरा फॉर्मूला आया था 1 बटा 2 CV² और तीसरा फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था वो था हाफ QV। इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले ऊर्जा के संबंध में संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है उसके हमने ज्ञात किए थे। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है और ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है? एकांक आयतन में मौजूद ऊर्जा के मान को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो हमें इस हेडिंग में समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, मतलब हमें U बटा V ज्ञात करना है। U बटा V का मतलब यही है एकांक आयतन में मौजूद ऊर्जा के मान को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हम यहाँ पे ऊर्जा घनत्व ज्ञात करते हैं। हम ये जानते हैं U का फॉर्मूला, इसमें हमने 3 पढ़े थे तो हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं Q² बटा 2C। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है U बराबर Q² बटा 2C। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। यह समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा है। अब हम ये जानते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र होता है तो उसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम ये जानते हैं, हम लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। हम यहाँ पे सिग्मा का मान जानते हैं, हम इसे पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ये मान हम यहाँ रखते हैं E बराबर हो जाता है Q बटा A एप्सिलॉन 0। यहाँ से Q का मान आ जाएगा EA एप्सिलॉन 0, मतलब संधारित्र के ऊपर जो आवेश होता है ये उसका मान आ गया। ये समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से निकला है, Q का मान आ गया। इसी प्रकार हम ये जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता जो होती है वो होती है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। तो हमारे पास आवेश भी आ गया, हमारे पास धारिता भी आ गई। ये दोनों ही मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जब हम दोनों से मान रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखने पर, जब हम मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? U बराबर Q² यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो E² A² एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर बटा 2C। तो 2C का मान ये रहा एप्सिलॉन 0 A बटा D हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? D ऊपर चला जाएगा तो U बराबर हो जाएगा E² A² एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर D बटा 2 एप्सिलॉन 0 A।
जो कट रहा है वो काट दीजिए। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट रहा है, a से a कट रहा है, क्या बचा u बराबर 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन 0 a और d। a और d, a का मतलब होता है क्षेत्रफल, d का मतलब होता है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। दूरी का जब क्षेत्रफल से गुणा होता है तो आयतन निकलता है। तो हम इस a और d के स्थान पे b लिख सकते हैं। जैसे हम b लिखेंगे क्या हो जाएगा सूत्र, जैसे हम b लिखेंगे u बराबर हो जाएगा 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन 0 b। इस b को पक्षानुपात करके नीचे लेके आ जाते हैं तो u बटा v का मान आ जाएगा 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र का ये ऊर्जा घनत्व ज्ञात हो गया। देख लीजिए और इसका मान आया 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन 0। यही एकांक आयतन में संधारित्र की संचित ऊर्जा होगी, इसी को हम ऊर्जा घनत्व कहेंगे। U बटा V है, इसीलिए इसका मात्रक जूल बटा मीटर कूलम होगा। तो जब भी हम इसके ऊपर कोई आणविक प्रश्न आता है और हम उसे करें तो हम मात्रक जूल बटा मीटर क्यूब लगाएं। तो एक छोटा सा हेडिंग था आज का हमारा 5वें भाग में, पहला हेडिंग था संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, इसे हमने कर लिया है। आप इसे नोट्स के माध्यम से और समझ सकें। अगला हेडिंग है हमारा अब, और वही पाठ का अंतिम हेडिंग भी है। पूर्व के पेपर में वह निबंधात्मक प्रश्न में 4 नंबर में आया हुआ भी है। 2018 के पेपर में 4 नंबर में आया था एक प्रश्न, जो आगे हम करने वाले हैं। अगला हमारा हेडिंग रहेगा दो चालक कोई भी, उनको हम क्या कर रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, और संयोजित करके हम उन्हें वापस अलग अलग करेंगे। तो जब हम उन्हें पहले संयोजित करेंगे तो संयोजन से पूर्व की स्थिति क्या है, और जब हम उन्हें अलग अलग करेंगे तो संयोजन के बाद की स्थिति क्या होगी, क्या उनके ऊपर जो आवेश है उनके मान बदलेंगे, क्या उनके ऊपर विभव है उनका मान बदलेगा, और ये दोनों ही जो है उनके अनुसार क्या ऊर्जा बदलेगी, और ऊर्जा के अलावा उनके अंदर क्या परिवर्तन होगा, तो हम निकालते हैं। तो हमारा हेडिंग है चालकों का संयोजन एवं पुनर्वियोजन। और पुनर्वियोजन के समय उनके ऊपर आवेश, उनके ऊपर विभव और उनके ऊपर ऊर्जा के मान किस प्रकार से होते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा हेडिंग है चालकों का संयोजन से पुनर्वियोजन में आवेश, विभव एवं ऊर्जा हानि, ये हमें 3 चीजें जो है ये पता करनी है। जब हम चालकों का संयोजन करके पुनर्वियोजन करते हैं तो आवेश का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, विभव किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, और ऊर्जा में कितनी हानि होती है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चालक लेते हैं, 2 गोलीय चालक लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने 2 गोलीय चालक लिए हैं। पहला लिया है इसकी त्रिज्या r1 है, दूसरा लिया है इसकी त्रिज्या r2 है। इसके ऊपर हमने q1 आवेश डाला तो सारा आवेश इसकी सतह पर फैल गया। इस वजह से इसकी सतह पर विभव का जो मान है वो v1 है, और यह r2 त्रिज्या का है। इसके ऊपर हमने q2 आवेश डाला तो सारा आवेश इसकी सतह पर फैल गया। अतः इसकी सतह पर जो विभव होगा वो v1 होगा, और इसकी विभव v2 होगा, और धारिता का मान c2 होगा। इसी प्रकार इसकी धारिता का मान c1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 चालक लिए हैं, चालक गोले लिए। हम इनके ऊपर आवेश कितना है ये पहले अलग अलग पता करते हैं। तो पहले गोले पे आवेश कितना हो जाएगा, लिखेंगे
पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पे आवेश का मान हो जाएगा, सूत्र होता है Q बराबर CV। तो पहले गोले पे हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1, क्योंकि इसकी धारिता C1 है और विभव V1 है, समीकरण इसको 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरे गोले पे आवेश कितना हो जाएगा, लिखेंगे दूसरे गोले पर आवेश, दूसरे गोले पे आवेश हो जाएगा Q2 बराबर C2 V2, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ये पहले गोले पे आवेश हो गया, ये दूसरे गोले पे आवेश हो गया, तो दोनों गोलों पे कुल आवेश कितना होगा, लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, और कुल आवेश दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। Q बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। यह जब हमने दो अलग अलग चालक गोले लिए हैं तो उनके ऊपर कुल आवेश का मान आ गया। ये हमारी पहली कंडीशन है, पहली स्थिति है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों को एक नगण्य धारिता के तार के द्वारा दोनों को संयोजित कर देते हैं। तो देखिए सेकंड स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है, हमने एक तार के माध्यम से, नगण्य धारिता का एक तार है, उसके माध्यम से हमने इन दोनों को संयोजित कर दिया है। जैसे ही हम संयोजित करेंगे बताइए क्या होगा। हम सब ये जानते हैं कि मान लीजिए इसके ऊपर आवेश का मान Q1 जो है वो ज्यादा था, इसके ऊपर आवेश का मान Q2 जो है कम था, तो आपने दोनों को तार से संयोजित कर दिया, तो क्या होगा, उच्च आवेश से कुछ आवेश निकलकर निम्न आवेश की तरफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें से थोड़ा आवेश निकल के इधर आ जाएगा, और जब इधर आ जाएगा संतुलन की अवस्था बरकरार हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आवेश कितना बचेगा, Q1 डैश, और इसके ऊपर आवेश आ गया है, अब कितना हो गया, तो Q2 डैश। ऐसा जब आवेशों का स्थानांतरण होगा, तो आवेशों के स्थानांतरण से अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों के सतह पर जो आवेश है उसके कारण जो विभव हो जाएगा दोनों के ऊपर, गोलों के ऊपर, वो दोनों के ऊपर विभव समान हो जाएगा। दोनों के ऊपर विभव V जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उधर से आवेश निकला, इधर आया, उधर आवेश में कमी हो गई, इधर आवेश में वृद्धि हो गई, दोनों संतुलन अवस्था में आ गए, जिसके कारण उभयनिष्ठ विभव दोनों का V हो गया है। ऐसा हो जाएगा, और इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो अब ये हमने संयोजन कर दिया। संयोजन करने के बाद बोलेंगे तार आप वापस हटा दीजिए, मैंने आप ये हटा दीजिए, लेकिन अब इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा, Q1 डैश और विभव V, और इसके ऊपर आवेश कितना रहेगा, Q2 डैश और विभव V, दोनों के ऊपर भी यही रहेगा। तो अब ये संयोजन के बाद की स्थिति, वो संयोजन के पहले की स्थिति, ये बाद की स्थिति। तो बाद में अब गोले के ऊपर पहले गोले पे आवेश कितना हो जाएगा, लिखेंगे पहले गोले पर आवेश, तो पहले गोले पे आवेश का मान कितना हो जाएगा, अब Q1 डैश, धारिता इसकी C1 है और विभव दोनों में V हो गया, तो लिखेंगे Q1 डैश बराबर C1V, इसको हम समीकरण नंबर देंगे 4। इसी प्रकार दूसरे पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूसरे गोले पर आवेश, तो दूसरे गोले पे आवेश का मान हो जाएगा Q2 डैश बराबर, उसकी धारिता C2 है और विभव V है, तो C2V, इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 5। ये दोनों गोलों पे आवेश हो जाएगा। तो बाद में अब कुल कितना आवेश होगा, लिखेंगे या लिखेंगे पुनर्वियोजन के बाद, पुनर्वियोजन के बाद कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना होगा पुनर्वियोजन के बाद, हो जाएगा Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों को जोड़ देंगे तो Q बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V, यहाँ से V कॉमन आ रहा है, V कॉमन ले लिया तो हो गया C1 प्लस C2, इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 6। तो यहाँ पर जो आवेश का मान आया था ये संयोजन के पहले था, और ये आवेश का मान आया ये संयोजन के बाद का है। लेकिन आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि पहले और बाद में
आवेश का मान हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। तो हम उस आवेश संरक्षण के नियम से क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। लिखते हैं आवेश संरक्षण के नियम से, तो आवेश संरक्षण का नियम जब लगाएंगे तो पहले और बाद में बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बराबर B C1 प्लस C2। यहाँ से C1 C2 को बटे में भेज दो तो वो उभयनिष्ठ विभव जो V हो गया उसका मान आ जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। यहाँ से वो उभयनिष्ठ विभव जो दोनों के समान हो गया है उसका मान यहाँ पे आ गया है, V का मान आ गया। तो क्या आ गया, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। यही दोनों गोलों के जो उभयनिष्ठ विभव है उसका मान हो जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया। लेकिन हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, आवेश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ या आवेश का क्या कैसे हुआ। तो हम क्या करते हैं, जो बाद में आवेश आए हैं उन दोनों का अनुपात लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवेश की गणना कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में 5 का भाग दे देते हैं। जब समीकरण 4 में 5 का भाग दे देते हैं तो Q1 डैश बटा हो जाएगा Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1V बटा C2V। V से भी कट रहा है तो Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर क्या आ गया, C1 बटा C2। इसको समीकरण नंबर 8 दे देते हैं। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आवेश है पुनर्वियोजन के बाद में जो आवेशों का अनुपात है वो उन चालकों की धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। हमने C1 बटा C2 क्या होगा, माने आवेश जो स्थानांतरण हुआ वो किस पे निर्भर कर रहा है, उनकी धारिता पे निर्भर कर रहा है। धारिता के समानुपाती में है तो धारिता पे निर्भर करता है और उनके अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले अगर आवेश का पता करना था तो आवेश धारिता के ऊपर उनके गोलों की धारिता पे निर्भर कर रहा है, समीकरण 8 से पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, विभव का पता करना है कि जब आपने पुनर्वियोजन किया तो पुनर्वियोजन करने पर विभव के मान में क्या परिवर्तन हुआ, तो वो हम अब ज्ञात करेंगे। तो सेकंड हम ज्ञात कर रहे हैं विभव परिवर्तन। तो हमें अभी समीकरण की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप ये रख रहे हैं, बाकी सब नहीं मिटा। दूसरी चीज कर रहे हैं आप विभव परिवर्तन। तो सेकंड कर रहे हैं विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन, विभव में क्या परिवर्तन होगा, सबसे पहले हमने ये गोला लिया था, इसका विभव V था V1, इसका था V2। ये संयोजन से पहले की स्थिति। देखिए जब संयोजन हो गया बाद में अलग कर दिया तो विभव का मान V हो गया कॉमन। लेकिन ये जो मान आया ये मान इन दोनों मानों के मध्य का मान होगा। हमने कहा था V2 ज्यादा V1 ज्यादा है V2 कम है, तो वो जो V होगा वो इन दोनों के मध्य का होगा। माने सबसे बड़ा V1 होगा, फिर V होगा, फिर V2 होगा। तो ऐसा होने में पहले गोले के विभव में कितना परिवर्तन हुआ हम लिखेंगे। पहले गोले के विभव में परिवर्तन, पहले गोले के विभव में परिवर्तन कितना होगा, यहाँ आ जाएगा डेल V1। हम इसको डेल V1 मान लेते हैं। कैसे निकलेगा, V1 में से V घटा देंगे, V1 में से V घटाएंगे तो पहले गोले के विभव में परिवर्तन कितना होगा वो निकल जाएगा। V का मान हम समीकरण 7 में निकाल चुके हैं, वहां से उठा के यहाँ रख देंगे। तो डेल V1 बराबर हो जाएगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। दशमलव ले लें इसका, डेल V1 बराबर C1 प्लस C2, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1V1 प्लस C2V1 और माइनस कोष्टक खोल देता हूँ, ये C1V1 माइनस हो गया C2V2। C1V1 कट रहा है, काट दिया, इन दोनों में से C2 कॉमन आ रहा है तो डेल V1 बराबर C2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। पहले गोले के विभव में परिवर्तन जो हुआ वो ये चीज हो गई, इसको मैं समीकरण नंबर 8 दे दूंगा।
ये पहले गोले के विभव में जो परिवर्तन हुआ उसका मान है। इसी प्रकार दूसरे गोले के विभव में कितना परिवर्तन हुआ लिखूंगा। दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन, तो दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम उसको लिख देंगे डेल V2, वो निकलेगा V में से V2 को घटाने पर। ठीक है, तो लिखते हैं V माइनस V2। पहले में हमने V1 में से V घटाया तो पहले का निकला, दूसरे का निकालने के लिए V में से V2 घटाएंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। V का मान समीकरण 7 से वापस रखेंगे तो डेल V2 बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 माइनस V2। वापस यहाँ पे लसअप लेना है तो डेल V2 बराबर C1 प्लस C2 लसअप आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस माइनस है क्वेश्चन के बाद चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे तो हो जाएगा C1V2 माइनस C2V2। यहाँ से C2V2 कट रहा है, इन दोनों में C1 कॉमन आ रहा है तो डेल V2 का जो मान आ गया C1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। इसको हम समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। दूसरे गोले के विभव में जो परिवर्तन हुआ उसका मान यह है। ये पहले गोले के विभव में परिवर्तन, ये दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन। अब हमें इनकी तुलना करनी है, हम इनका अनुपात ले लेते हैं तो 8/9 दोनों का भाग दे देंगे तो डेल V1 बटा हो जाएगा डेल V2। जब आप इनका भाग दोगे आप देखिए V1 माइनस V2 इधर भी है, V1 माइनस V2 उधर भी है, C1 प्लस C2 इधर भी है, C1 प्लस C2 इधर भी है, ये तो कट जाएगा तो आ जाएगा C2 बटा C1। ये इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 10 दे देंगे। और इसी अनुपात से ये पता चल रहा है कि विभव में जो परिवर्तन हुआ, विभव में जो परिवर्तन हुआ वो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखो V1 इधर है और C1 इधर है, इसका मतलब विभव में परिवर्तन जो हो रहा है वो उन गोलों की धारिता के व्युत्क्रम के बराबर है, यहाँ से ये पता चला। लेकिन आवेश परिवर्तन क्या था, उनकी धारिताओं के समानुपाती में था, लेकिन विभव परिवर्तन उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर है। तो इस तरह से हमारे आवेश के बाद में दूसरी चीज जो विभव में परिवर्तन हुआ उसकी हमने गणना कर ली। अब हमें इसी डेरिवेशन में तीसरी गणना करनी है ऊर्जा हानि के संयोजन से पहले ऊर्जा क्या थी, संयोजन के बाद में क्या है, और कितनी वहां पे हानि हो रही है, हानि नुकसान होगा तो क्या करेंगे, पहले की ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो ऊर्जा में हानि कितनी हुई वो ज्ञात हो जाएगी। तो हम तीसरी चीज करते हैं ऊर्जा में हानि। हम लिखते हैं तीसरा स्टेप, अब ऊर्जा हानि ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले संयोजन से पहले ऊर्जा क्या है, लिखेंगे संयोजन से पहले ऊर्जा। पहले ऊर्जा क्या हो जाएगी उसको U मान लेते हैं। इस गोले की ऊर्जा क्या होगी, सूत्र है हाफ, इसकी धारिता C1 विभव V1 का स्क्वायर, इसकी क्या है हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये संयोजन से पहले ऊर्जा हो जाएगी क्योंकि ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर। इसकी ऊर्जा हो जाएगी C1 V1 स्क्वायर, इसकी हो जाएगी C2 V2 स्क्वायर। तो दोनों की मिला के कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 11। उसके आगे ये संयोजन के पहले की ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार संयोजन के बाद की ऊर्जा क्या होगी, लिखेंगे संयोजन के बाद की ऊर्जा। तो बाद की ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसको हम U डैश मान लेंगे। संयोजन के बाद क्या है, विभव दोनों पे V हो गया कॉमन, तो हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, दोनों में से V स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 हो जाएगा अंदर और V स्क्वायर। V का मान हम निकाल चुके हैं पहले, ये मान 7 से वहां रखते हैं तो U डैश का मान क्या आ जाएगा, U डैश आ जाएगा
1/2 C1 प्लस C2 और v स्क्वायर की जगह उसका स्क्वायर हो जाएगा C1 v1 प्लस C2 v2 कोष्टक बटे में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, जिससे ये कट जाएगा। तो क्या रह जाएगा u डैश बराबर C1 v1 प्लस C2 v2 का स्क्वायर और बटे में 2 और नीचे से एक पद रहेगा C1 प्लस C2। तो संयोजन के बाद में जो ऊर्जा होगी वो ये होगी, इसको हम समीकरण नंबर 12 देंगे। संयोजन से पहले ये ऊर्जा है और संयोजन के बाद में ये ऊर्जा है। हमें ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है तो हम पहले वाली में से बाद वाली को घटा दें। तो अब हम ऊर्जा हानि ज्ञात कर रहे हैं, तो ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी, डेल यू मान लो, पहले वाली में से बाद वाली को घटा दो। तो पहले वाली क्या है, डेल यू बराबर पहले वाली है हाफ C1 v1 स्क्वायर हाफ C2 v2 स्क्वायर और माइनस बाद वाली घटानी है। तो बाद वाली क्या है C1 v1 प्लस C2 v2 का होल स्क्वायर बटा 2C1 प्लस C2, ये बाद वाली है, इसको हम घटा देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है और 1/2 इधर भी है, तीनों में से 1/2 एक बार कॉमन आया है। तो मैं यहाँ करता हूँ डेल u बराबर 1/2 तीनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया यहाँ पे C1 v1 स्क्वायर C2 v2 स्क्वायर, C1 v1 स्क्वायर प्लस C2 v2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये होल स्क्वायर है तो सरस्वती का बोल दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सरस्वती का बोलूंगा तो कोष्टक में C1 v1 का स्क्वायर C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस में 2C1 C2 v1 v2 सरस्वती का बोल दी। और इसके बटे में क्या चल रहा है, इसके बटे में चल रहा है C1 प्लस C2। इस प्रकार से सरस्वती का खोल दी मैंने। अब अंदर हम लसागु ले लेते हैं और वो कोष्टक भी खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल u बराबर 1/2, हम कोष्टक भी खोले लसागु भी ले लें, तो सारे का लसागु तो आ गया C1 प्लस C2, ठीक है, और इसका इसका गुणा हो जाएगा तो C1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर हो जाएगा, C2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका गुणा होगा तो प्लस में C1 C2, इसको मैं वही करता हूँ आपके सामने खोल के, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। मैं ये बात वहां लिख के इसको बोल देता हूँ। तो देखिए डेल u बराबर 1/2 बाहर है, अंदर लसागु आ गया पूरे का C1 प्लस C2, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका उसका गुणा होगा तो प्लस में C1 C2 v1 का स्क्वायर और उसी प्रकार से उसका पहला वाले का मतलब C1 v2 v2 का स्क्वायर माइनस आगे दूसरा पद मैंने वहां पे लिखना है, हम पूरा पद यहाँ लिखते हैं कोष्टक खोल के C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 v1 v2, इस प्रकार से हमने लिख दिया। और देखिए जो कट रहा है वो बाहर कर रहे हैं, C1 स्क्वायर ये कट रहा है, C2 स्क्वायर भी कट रहा है, दोनों कट गए, बाकी जो पद बचा है उसमें से C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो डेल u बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 और नीचे रह गया है C1 प्लस C2। ये सरस्वती का बन गई है, तो सरस्वती का हम लिखते हैं तो डेल u बराबर आ जाएगा 1/2 C1 C2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। तो ऊर्जा में जो हानि होगी उसका मान भी निकल गया, इसको हम समीकरण नंबर 13 दे देते हैं। ये ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आ गया और इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है ये मान धनात्मक में है, इसीलिए ये पता चल रहा है कि ऐसा करने पर ऊर्जा में हानि होगी और ये धनात्मक रूप से होगी। लेकिन इसी समीकरण में आप ध्यान से देखो अंदर आ रहा है v1 माइनस v2
और V1 माइनस V2 का मतलब है कि जो हमने गोले लिए उनके जो विभव हमने माने हैं वो V1 और V2 माने थे पहले। अगर ये हम पहले ही समान मान लेते, माने V1 को V2 के बराबर मान लेते, पहले ही अगर हम समान लेते तो जैसे ही हम ये करेंगे ऊर्जा हानि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने का मतलब ये है कोई ऊर्जा हानि नहीं होगी। इससे ये पता चलता है कि संयोजन से पहले यदि हम विभव का मान समान ले लेंगे या लेते तो वहां पे ऊर्जा हानि नहीं होती। ऊर्जा हानि क्यों हुई? क्योंकि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण हुआ और बाद में विभव क्या हो गए, पहले तो अलग अलग थे और बाद में समान हो गया। इस प्रकार से हमने चालकों का संयोजन किया, फिर वियोजन करके आवेश, विभव और ऊर्जा हानि का पता किया। यह हमारे पाठ का अंतिम डेरिवेशन था और ये पूरा हो गया है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर विद्युत धारिता, जो हमारा 5वां चैप्टर, 5वां भाग था, किताब का 4था चैप्टर था, वो पूरा हो गया है। और पहली यूनिट जो स्थिर वैद्युतिकी है वो भी यहाँ पे खत्म हो गई है। अगली क्लास में हम 5वां अध्याय लेके आएंगे, उसका पहला भाग लेके आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।